हेलो दोस्तों, नमस्कार। मिसाल एकेडमी के ऑनलाइन क्लास में मैं अंजनी सिंह संविधान विषय के साथ एक बार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों, अभिनंदन करता हूं और पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। आज का दोस्तों जो टॉपिक है वो भारत का एकीकरण है। हम लोग सीधा टॉपिक पे आते हैं। भारत का एकीकरण अर्थात देशी रियासतों का भारत में विलय। दोस्तों हम लोगों ने संविधान तो पढ़ लिया था, संविधान का निर्माण हो चुका है। अब संविधान का निर्माण हो चुका है, भारत स्वतंत्र भी हो चुका है और अभी भारत का एकीकरण हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। बस दोस्तों आज भारत का एकीकरण पढ़ते हैं। बस अगले भाग में हम लोग सीधा आएंगे संविधान के स्रोत, संविधान की प्रस्तावना और भाग 1, यानी हम लोग संविधान अब शुरू करने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप सबको ये टॉपिक हमें विश्वास है कि बहुत इंटरेस्टेड लगेगा, बहुत मज़ेदार लगेगा और पढ़ने में आपको बहुत मज़ा आएगा दोस्तों। क्यों आप बताइए क्यों? क्योंकि हम लोग कई हजार साल से छोटे छोटे टुकड़े में जी रहे थे, कई हजार साल से छोटे छोटे टुकड़े में जी रहे थे। अब एक ऐसा अवसर आया था हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों के अथक बलिदान, अथक परिश्रम के चलते कई हजार शहीद हुए थे, कई हजार शहादत के पश्चात हमें ये अवसर प्राप्त हुआ था कि भारत एक अखंड भारत कहलाएगा अब, ना कि खंड भारत। तो दोस्तों ये टॉपिक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टेड है और हमारे दिल और दिमाग दोनों को अच्छा लगने वाला है। तो आज हम लोग पढ़ते हैं देशी रियासत। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, जब अंग्रेज भारत छोड़ के जा रहे थे, भारत छोड़ के जाने वाले थे, उस समय दोस्तों भारत में 565 देशी रियासतें हुआ करती थी। लगभग उस समय 565 देशी रियासतें हुआ करती थी। अब दोस्तों एक प्रस्ताव आया था अंग्रेजों के द्वारा कि ठीक है, जो देशी रियासतें होंगी वो क्या करेंगी, या तो स्वतंत्र रहेंगी, या तो भारत में शामिल हो सकती हैं, या तो पाकिस्तान में शामिल हो सकती हैं। यानी देशी रियासतों के पास यह ऑप्शन था कि स्वतंत्र रहें, या भारत में जाएं, या पाकिस्तान में जाएं। समझ में आया? अब दोस्तों अंग्रेज तो जा रहे थे, लेकिन भारत को तोड़ने का पूरा बंदोबस्त करके जा रहे थे कि हिंदुस्तान फिर से वही मछली बाजार में जैसे होता है ना, वैसे भी हिंदुस्तान में होने वाला है। और आप कल्पना करिए आज कितने राज्य हैं? आज 28 राज्य है ना, लेकिन उस समय 565 थे। आज हम 28 राज्य और 8 केंद्र शासित में ही प्रदेश परेशान हैं। उस समय जब 565 होते तब हम लोग कितने विभाजित होते और फिर क्या बोलते? कल्पना करिए वो कंडीशन होती आज तो लखनऊ जाना होता, तो लखनऊ एक देश होता, हमको वीजा बनवाना पड़ता। हमको बिहार जाना होता, वीजा बनवाना पड़ता। दिल्ली जाना होता तो वीजा बनवाना पड़ता। दोस्तों ऐसी व्यवस्था अंग्रेजों ने कर दिया था। ये तो शुक्र मनाइए हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन का कि उन लोगों ने अथक मेहनत करके हिंदुस्तान को एक कर दिया। तो हम लोग दोस्तों यहीं से प्रारंभ करते हैं कि प्रस्ताव जो था वो इसमें था, स्वतंत्र या भारत या पाकिस्तान, किसी भी तरफ वो जा सकते थे। तो दोस्तों अब सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार पटेल लिख दे रहे हैं, सरदार पटेल और बीपी मेनन दोस्तों उस समय सचिव थे। इनका नाम आप अवश्य याद रखिएगा क्योंकि इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। एक आईसीएस अधिकारी थे। आईसीएस उस समय होता है जैसे आज आईएएस होता है, ये आईसीएस अधिकारी थे, प्रमोशन होकर के सचिव हो गए थे। इनका भी दोस्तों अविस्मरणीय योगदान है। आप इनके योगदान को कभी नहीं भूल सकते हैं। दुर्भाग्य है कि हम ऐसे महान लोगों को कभी याद ही नहीं करते।
अगर एग्जाम का टेंशन ना होना, एग्जाम का टेंशन, तो शायद हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी भूल जाएंगे कि ये भी कोई थे। आज हमारा जो पढ़ने का नजरिया है बेहद संकीर्ण है। पुलिस वाला लड़का सोचता है कि यार ये आएगा कि नहीं आएगा, छोड़ो यार, हमको हमारे इतिहास से क्या मतलब, केवल उतना पढ़ो जितना भिड़ जाए। ये अपने देश का दुर्भाग्य है कि हमारे देश के युवा अपने पीछे की चीज़ों को जानना ही नहीं चाहते हैं और दिन भर मोबाइल में लगे रहेंगे, हॉलीवुड बॉलीवुड की फिल्में देखेंगे और वही बाद में बोलेंगे कि हम तो बहुत मेहनत किए, सक्सेस नहीं हुए। लेकिन ईमानदारी से अगर मेहनत किया जाएगा तो नौकरी मिले या ना मिले, आप बहुत कुछ आगे कर सकते हैं। तो बीपी मेनन का नाम, अभी आगे 2-3 नाम और होगा जिनको आप लोग या हम लोग नहीं पढ़ते हैं, दुर्भाग्य है ये। तो दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन निकलते हैं देसी रियासतों को एक करने के लिए। अब आपको पता है, पुरानी कहावत है, एक हाथ में कमल लेंगे, एक हाथ में लाठी लेंगे और एक हाथ में क्या लेंगे, बढ़िया रसगुल्ला लेंगे, एक हाथ में बंदूक लेंगे और जाएंगे रियासतों के पास, बोलेंगे भैया आपको ये काला जाम खाना है कि ये वाला काला वाला कट्टा छोटा वाला कट्टा, बताइए आपको दोनों में से क्या चाहिए। हालांकि सब लोग प्रेम से नहीं आ गए, कुछ लोगों को धमकाना पड़ा। दोस्तों, अथक प्रयास करते करते 15 अगस्त, अब यहीं से शुरू होता है आपका 15 अगस्त 1947 तक लगभग सभी देसी रियासतें या तो पाकिस्तान में शामिल हो गई या तो हिंदुस्तान में केवल 3 रियासत बची थी, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद। यही दोस्तों 3 रियासतें बची थी जिनके लिए ढेर सारा बवाल हुआ और ढेर सारी हमारे छात्रों की टेंशन बढ़ गई कि इनको सबको पढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों, अब हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं जम्मू कश्मीर। दोस्तों, आपको पता है कि जून 1947 में, आपको पता है जून प्लान आया था, जून 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन स्वयं गए थे किससे मिलने के लिए, राजा हरि सिंह से मिलने के लिए। हरि सिंह जम्मू कश्मीर रियासत के राजा थे। आज जो कर्ण सिंह हैं कांग्रेस के नेता, उनके पिता, और राजा हरि सिंह वैसे ही राजा थे जैसे हम लोग राजा के बारे में सुनते हैं कि वो अय्याश होंगे, मौज मस्ती करने वाले होंगे, बिल्कुल राजपाट से उनको ज़्यादा मतलब नहीं होगा, जुआ खेलते होंगे, घुड़सवारी करते होंगे, शिकार करते होंगे। यही सब दोस्तों उनकी बहुत अच्छी आदतें थी। आप कल्पना करिए, ऐसे राजा हिंदुस्तान में हुआ करते थे। तो जून में माउंटबेटन जाते हैं राजा हरि सिंह के पास। हरि सिंह बिल्कुल कोई लोड नहीं लेते हैं और बात बनती नहीं है। हरि सिंह का मतलब था कि हम स्वतंत्र रहेंगे, जबकि उनको लॉर्ड माउंटबेटन ने समझाया कि ऐसा है राजा साहब, अब समय बदल गया, एक तरफ भारत हो जाएगा, एक तरफ पाकिस्तान हो जाएगा और दो दुश्मनों के बीच में आप इतने पिद्दी सी हैं, दब जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। दूसरा कारण, एक तरफ मुसलमान, एक तरफ हिंदुस्तान, दोनों राज्यों के बीच में आप नहीं चलेंगे। तीसरा कारण, जम्मू कश्मीर की जनता 70% मुसलमान की है और आज नहीं तो कल वो विद्रोह कर देंगे और इतना भयंकर विद्रोह होगा कि आप रोक नहीं पाएंगे। तो अच्छा होगा कि आप बहुत जल्दी कोई निर्णय ले लें, नहीं तो आपके साथ बहुत बुरा हो सकता है। लेकिन अब जब हरि सिंह कभी वास्तव में देश के प्रति सोचे हों तब शायद ऐसा करते। उनको तो यही लग रहा था कि हमारी स्वतंत्र सेना रहेगी, हम अपना वैसे करते रहेंगे जैसे अंग्रेजों के समय में करते थे। तो चलो ठीक है, आई गई हो गई। अब क्या हुआ, 15 अगस्त 1947 को, अब हम लोग थोड़ा हैदराबाद के बारे में पढ़ लें। जम्मू कश्मीर तो हो गया, अब जम्मू कश्मीर पे पुनः थोड़ी देर बाद आएंगे। पहले हम लोग दोस्तों जूनागढ़ देख ले। चलिए जूनागढ़ से शुरू करें। जूनागढ़, आप लोग हेडिंग डाल लें, जूनागढ़। 15 अगस्त 1947 को महावत खान यहाँ का शासक था, महावत खान। तो महावत खान ने दोस्तों एक घोषणा की कि हम पाकिस्तान में शामिल हो रहे हैं, और पाकिस्तान में शामिल होने की घोषणा महावत खान ने
कर दी। और आपको पता है ये जो जूनागढ़ है, ये दोस्तों ऐसे हम लोग नक्शा बनाते हैं हिंदुस्तान का ऐसे, तो जूनागढ़ ये ऐसे ऐसे गुजरात वाले इसी हिस्से में दोस्तों, ये इसी हिस्से में क्या है, जूनागढ़ है, जहां हम लोग देखते हैं गिर राष्ट्रीय उद्यान आज देखते हैं ना, जो जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है, तो उसी के जस्ट ऊपर है जूनागढ़ रियासत। तो अब आप दोस्तों कल्पना करिए जूनागढ़ रियासत भारत के अंदर है। अब पाकिस्तान यहां कैसे आ सकता है, पाकिस्तान यहां कैसे आ सकता है, ना तो समुद्री सीमा से आ सकता है, ना तो हवाई सीमा से आ सकता है। और पाकिस्तान मूर्ख था, उसने महावत खान को क्या किया, महावत खान को समझाया कि बेटा ऐसा है महावत खान, तुम ठीक है साइन करो हम देख लेंगे, साइन कर दो हम देख लेंगे। अब बताइए महावत खान भी मूर्ख और वहां के मोहम्मद अली जिन्ना महोदय को क्या कहा जाए। आप सोचिए कैसे आएंगे वो, भारत के बीच में कैसे आएंगे। अंत में क्या हुआ, और यहाँ की जनता भी 90% हिंदू थी, तो यहाँ की जनता ने कर दिया विद्रोह, यहाँ की जनता ने विद्रोह कर दिया कि हम हिंदुस्तान में शामिल होंगे। तो महावत खान फरार हो जाते हैं। और आपको पता है शहनवाज भुट्टो, शहनवाज भुट्टो, शहनवाज भुट्टो दोस्तों यहाँ के जो हम लोग कहते हैं दीवान थे, तो उन्होंने सरदार जी के पास, सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास एक चिट्ठी लिखी। और शहनवाज भुट्टो वही बेनजीर भुट्टो और बिलावल भुट्टो, आज भुट्टो चल रहा है ना, इन्हीं के नाना और बाबा हैं। तो दोस्तों दीवान शहनवाज भुट्टो ने एक खत लिखा सरदार वल्लभ भाई पटेल को, और उन्होंने कहा कि आइए और आप भारत में इसको शामिल कर लीजिए। तो ठीक है, तो भारत ने कहा कि हम जनमत संग्रह के माध्यम से इसको शामिल करेंगे। तो फरवरी 1948 में, फरवरी में दोस्तों यहाँ पे जनमत संग्रह होता है और जूनागढ़ रियासत भारत में शामिल हो जाती है। तो देखो इसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि प्रश्न आता है कि कौन सी रियासत जनमत संग्रह से शामिल हुई थी, कौन सी रियासत जनमत संग्रह से जूनागढ़ शामिल हुई थी, इसको याद रखिएगा। और यहाँ का शासक महावत खान था, यहाँ के दीवान शहनवाज भुट्टो थे, और 1948 फरवरी में ये भारत का अभिन्न अंग बन गया। अब दोस्तों बची 2 रियासत, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। तो इतना समझ में आ गया जूनागढ़ के बारे में। हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो अब आते हैं जम्मू और कश्मीर पर। क्यों? क्योंकि हैदराबाद का शासक 1 सितंबर से एक समझौता किया था भारत सरकार के साथ, 1 साल का समझौता कर लिया था 1947 में कि 1 साल हमको आप सोचने का मौका दीजिए। स्टैंड स्टिल समझौता उसको बोलते हैं, यानी यथावत बना रहे। जैसे गांव में जमीन वमीन का विवाद होता है तो स्टे लेकर के आ जाते हैं, तो वैसे 1 साल का स्टे ले लिया। कौन? हैदराबाद के नवाब महोदय ने, उनका नाम था उस्मान अली, अभी आगे आएंगे। तो 1 साल तक मौका मिल गया सरदार वल्लभ भाई पटेल को कि चलो अब हम जम्मू कश्मीर से निपट लेते हैं, हैदराबाद को अभी रहने दो। ठीक, तो अब हम लोग सीधा आते हैं जम्मू कश्मीर पर, क्योंकि हैदराबाद ने 1 साल का स्टैंड स्टिल समझौता कर लिया था। तो अब आ जाइए जम्मू कश्मीर। अब दोस्तों इसके बारे में हम थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करने का सोच रहे हैं। बहुत विस्तार नहीं होगा, लेकिन उतना होगा कि बहुत ज़्यादा ना हो। अब क्या होगा दोस्तों, अब आपको पता है जून प्लान से तो कोई बात बनी नहीं, और जब नहीं बनेगी तो आपको पता है पाकिस्तान वाले के सपन में हमेशा जम्मू कश्मीर दिखता था, क्योंकि उनका जब शुरुआती नक्शा उनका बना था तो उनको यही था कि सिंध प्रांत मिलेगा, पंजाब प्रांत मिलेगा, वजीरिस्तान रहेगा और जम्मू कश्मीर रहेगा। ये सब उनके नक्शे में पहले से था, उनके मन मस्तिष्क में पहले से था। तो दोस्तों कबायली पठानों की सहायता से 20 अक्टूबर को वजीरिस्तान आप देखेंगे नक्शे में, आज वजीरिस्तान आप देख लीजिएगा, जम्मू कश्मीर से लगा हुआ ऊपरी भाग है। वजीरिस्तान में
कौन कौन? पठान, कबायली प्लस कौन? पाकिस्तान की फौज जो कि फौजी वेश में नहीं थी, लेकिन सादे ड्रेस में थे, वो पठानों के ड्रेस में थे, लेकिन उसमें ढेर सारे फौजी शामिल थे। तो दोस्तों अब क्या हुआ, 20 तारीख को ये लोग इकट्ठा हुए। ये घटनाक्रम आप डेट याद रखिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 20 अक्टूबर को इकट्ठा हुए और क्या 22 अक्टूबर को कहाँ? मुजफ्फराबाद। ये लोग क्या करते हैं? ये लोग यहाँ पे दोस्तों आक्रमण कर देते हैं और आक्रमण करने के पश्चात मुजफ्फराबाद के पूरे क्षेत्र को कब्जा कर लेते हैं। अब दोस्तों एक बात हम आपको बता दें यहीं पे, जब 20 अक्टूबर को आक्रमण होता है तो यहाँ के ब्रिगेडियर रहते हैं राजेंद्र सिंह, जम्मू कश्मीर के ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह रहते हैं। इनके बारे में थोड़ा जानकारी आपको होनी चाहिए। ब्रिगेडियर रहते हैं राजेंद्र सिंह। तो राजेंद्र सिंह समझाते हैं किसको? राजा हरि सिंह को, कि राजा साहब ऐसा है कि अब पाकिस्तान के पाकिस्तानियों ने जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर दिया है और हमारे और आपके पास इतनी सेना नहीं है कि हम लोग उनका टक्कर ले सकें। दूसरी प्रॉब्लम क्या थी? जितने सैनिक थे उसमें आधे से ज़्यादा मुसलमान थे। तो बीपी मेनन का हमने भी नाम लिया था, बीपी मेनन से भी वार्तालाप हुई थी थोड़ा सा। बीपी मेनन ने भी यही बात समझाई थी, लेकिन इनको समझ में नहीं आया। किसको? राजा हरि सिंह को। राजा हरि सिंह ने कहा ठीक है हम लड़ लेंगे, आप परेशान ना हो, हम चल रहे हैं लड़ने। तो राजेंद्र सिंह ने कहा कि राजा साहब जब तक हम हैं तब तक आप ना लड़ें, हम जा रहे हैं लड़ने। दोस्तों तो क्या होता है, जब ये लोग आक्रमण करते हैं तो इस्लाम का नाम देते हैं और ज़्यादातर जम्मू कश्मीर की सेना उन लोगों से मिल जाती है। जम्मू कश्मीर में जो सेना थी पाकिस्तानियों से मिल जाती है और मिल करके वो लोग भारी तांडव मचाना प्रारंभ कर देते हैं। तो 22 को आ गए, 22 अक्टूबर को आ जाते हैं। फिर एक दिन 2 दिन बाद दोस्तों 24 अक्टूबर को ये लोग उरी आ जाते हैं। ये लोग पाकिस्तानी सेना कहाँ पहुँच जाती है? उरी पहुँच जाती है। और आपको पता है उरी, अभी कुछ दिन पहले उरी पे हमला हुआ था, कई जवान हमारे शहीद हो गए थे। ये लोग उरी आ जाते हैं। ये लोग ढेर सारे पठान ट्रकों में भर के भारी हथियारों के साथ लैस होकर के आते हैं। और आपको पता है उरी से श्रीनगर की दूरी लगभग 150 किलोमीटर है। उरी से श्रीनगर की दूरी दोस्तों लगभग 150 किलोमीटर है। और उरी से श्रीनगर आने के लिए एक ही पुल था। और जब राजेंद्र सिंह जो कि ब्रिगेडियर थे, हरि सिंह की सेना में ब्रिगेडियर थे, उन्होंने सोचा, राजेंद्र सिंह ने सोचा कि यदि इस पुल को हम उड़ा दें तो पाकिस्तान की सेना एक बार 2-3 दिन के लिए कम से कम ठहर जाएगी, उसके आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो क्या करते हैं, राजेंद्र सिंह अपनी सेना लेकर के जाते हैं और इस पुल को उड़ा देते हैं। और उसी उड़ाने के चक्कर में राजेंद्र सिंह शहीद हो जाते हैं। और अभी हमने आपसे पहले कहा था कि हम लोग बहुत सारा ऐसा नाम है दोस्तों जिनको याद भी नहीं करते हैं। आप बताइए, ईमानदारी से बताइएगा, आप में से कितने लोगों ने राजेंद्र सिंह के बारे में पढ़ा था? इसके पहले किताबों में पढ़ा था या ऐसे आपको इंटरेस्ट था कि नहीं इन्होंने भी हमारे देश के लिए कुछ किया है? नहीं पढ़ा होगा दोस्तों। लेकिन चेन्नई एक्सप्रेस का हीरो कौन सा था आपको याद होगा। हनी सिंह के कुछ गाने भी आपको याद होंगे। जबकि इन चीज़ों का सिर्फ मनोरंजन के लिए मतलब होता है और कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन एक्चुअल में जो हमारे आइडियल बनने चाहिए, जो हमारे हिंदुस्तान के आदर्श बनने चाहिए, हम लोग दुर्भाग्य से उसको नहीं करते हैं। करना चाहिए दोस्तों, देश के लिए भी जीना चाहिए। तो इस पुल को राजेंद्र सिंह उड़ा देते हैं और कम से कम 2 दिन वहीं पर पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तान के पठान कबायली वहीं पे रुक जाते हैं। कहाँ? उरी में। 2 दिन तक इसी उरी में पड़े रहते हैं। और यही 2 दिन यदि नहीं मिला होता हिंदुस्तान को तो आज जम्मू कश्मीर का कोई विवाद ही नहीं था। जम्मू कश्मीर आज पाकिस्तान के नक्शे का शोभा बढ़ा रहा होता। दोस्तों अब ये 2 दिन मिल गया, ठीक है।
अब 2 दिन बाद वो लोग क्या करते हैं, 26 तारीख को लगभग 25-26 तारीख को वो लोग कहाँ पहुँच जाते हैं, यहीं पे बारामूला है, बारामूला। दोस्तों ये लोग बारामूला आ जाते हैं और बारामूला की घटना इतिहास में सबसे काला धब्बा है। दोस्तों यहाँ बच्चों का कत्लेआम किया जाता है, महिलाओं के साथ गैंग रेप किया जाता है, इतने बड़े स्तर पे किया जाता है, इतने बड़े स्तर पे किया जाता है कि इस पे पिक्चर भी बन चुकी है, इस पे डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनी है, ये कई किताबों में लिखा है और ये लिखा है कि लगभग 2/3 लगभग 67% लोग मारे गए। आप कल्पना करिए 100 में से 67 लोग मारे जाते हैं, 67 लोग। आप कल्पना करिए कि कितना भयंकर रक्तपात पाकिस्तान के मुसलमानों ने किया था, पाकिस्तान के मुसलमानों ने कितना भयंकर रक्तपात किया था, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद क्या होता है, बारामूला के बाद अब जब बारामूला तक उनकी सेना आ जाती है तो हरि सिंह भग जाते हैं जम्मू, हरि सिंह जम्मू भग के आते हैं और अब फोन करते हैं, कहाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास फोन करवाया जाता है कि ऐसा है कि अब पाकिस्तान ने पाकिस्तान लगभग करीब पहुंच चुका है, हमारी मदद करिए। तो अब इन तीनों लोगों की मीटिंग होती है, नेहरू जी की, नेहरू माउंटबेटन, नेहरू पटेल जी और माउंटबेटन की मीटिंग होती है, क्या किया जाए। तो माउंटबेटन समझाते हैं कि देखो ऐसा है, माउंटबेटन समझाते हैं कि देखो ऐसा है, अभी हम लोग नई आज़ादी पाए हैं और ठीक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी जम्मू कश्मीर भारत का अंग तो है नहीं, वह स्वतंत्र रियासत है और अभी हम लोग यदि जम्मू कश्मीर पर अटैक करते हैं पाकिस्तानियों से उसको बचाने के लिए, तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय युद्ध का मुद्दा हो जाएगा। तो आप ऐसा है, पहले राजा हरि सिंह को ये बताइए कि वो भारत में शामिल हो जाएं, भारत पे हस्ताक्षर कर दें, फिर उसके पश्चात क्या किया जाएगा, हम लोग जम्मू कश्मीर अपनी सेना को भेजेंगे। तो ठीक है, फिर बीपी मेनन को भेजा जाता है। बीपी मेनन का आप लोग नाम याद रखिएगा। बीपी मेनन जाते हैं और वहाँ जम्मू कश्मीर रियासत के उस समय जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे उनका नाम था मेहर चंद महाजन। तो मेहर चंद महाजन से मुलाकात होती है बीपी मेनन और उसके पहले राजेंद्र सिंह, जबकि बात हम बता रहे हैं तब राजेंद्र सिंह जिंदा थे, तब राजेंद्र सिंह थे इस वार्तालाप में, लेकिन लौट आते हैं, कोई सार्थक वार्तालाप होती नहीं है, कोई सार्थक वार्तालाप नहीं होती है कि वो शामिल हो जाएं। लेकिन जब जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में पाकिस्तान की सेना आ जाती है, 26 अक्टूबर को क्या होता है, 26 अक्टूबर को श्रीनगर के चारों तरफ पाकिस्तान की सेना आ जाती है और छेक लेती है श्रीनगर को, घेर लेती है श्रीनगर को। उसके पश्चात कहीं जा करके क्या करते हैं ये लोग, राजा हरि सिंह सिग्नेचर करते हैं विलय पत्र पर। तो आपको एक प्रश्न याद रखना होगा कि हरि सिंह ने 26 अक्टूबर को क्या किया था, विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था 26 अक्टूबर को। और अब 27 अक्टूबर को सुबह 27 अक्टूबर को लॉर्ड माउंटबेटन सुबह 4 बजे हस्ताक्षर करते हैं। 27 अक्टूबर को सुबह 4 बजे हस्ताक्षर करते हैं लॉर्ड माउंटबेटन विलय पत्र पर। अब भारतीय सेना 4 बजे तुरंत पठानकोट एयरबेस से उड़ती है सीधा कहां के लिए, श्रीनगर के लिए। और श्रीनगर में सेना हमारी उतर जाती है और प्रारंभ हो जाता है युद्ध प्रारंभ हो गया। आपको 20, 22, 24, 26, 27 अक्टूबर, ये अक्टूबर 1947 की घटना है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। अब दोस्तों, जब मोहम्मद अली जिन्ना को पता चलता है कि राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया है और भारतीय सेना अब आ चुकी है और युद्ध करना प्रारंभ कर दी है, तो मोहम्मद अली जिन्ना मिलने की इच्छा जताते हैं। किससे? नेहरू से,
पटेल से और मोहम्मद इनसे लॉर्ड माउंटबेटन से। अब आप बताइए सरदार जी क्या, सरदार जी ने कहा हम नहीं मिलेंगे, सरदार पटेल जी ने कहा हम नहीं मिलेंगे, और नेहरू से वो चूंकि 14 साल बड़े थे, नेहरू जी से 14 साल पटेल जी बड़े थे, तो सीधा सीधा उनको नेहरू कह के बुलाते थे। देखो नेहरू, ठीक नहीं होगा जो भारतीय सेना कर रही है, अब करने दीजिए, अब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन, अक्टूबर की बात थी ना अभी तक, 1 नवंबर 1947 को माउंटबेटन चले जाते हैं लाहौर, और वहां पर मुलाकात करते हैं मोहम्मद अली जिन्ना से। 1 नवंबर की बात है दोस्तों, और दुर्भाग्य, बहुत बड़ी गलती कर दिया किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 नवंबर 1947 को भारत में घोषणा कर दी कि जम्मू कश्मीर को भारत में हम विलय करेंगे जनमत संग्रह के माध्यम से। किसके माध्यम से? जनमत संग्रह के माध्यम से हम भारत में विलय करेंगे जम्मू कश्मीर का। अब दोस्तों ये कई किताबों में लिखा हुआ है कि 2 नवंबर 1947 को जम्मू कश्मीर भारत के हाथ से निकल गया। और दुर्भाग्य है दोस्तों कि नेहरू ने ना तो माउंटबेटन से, चूंकि माउंटबेटन तो लाहौर गए हुए थे, और ना ही सरदार वल्लभ भाई पटेल से, किसी से कोई राय मशविरा किया ही नहीं। और ये सार्वजनिक घोषणा रेडियो पे किया था, रेडियो पे इन्होंने घोषणा कर दिया था कि हम अब जम्मू कश्मीर में युद्ध नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह किया जाए। और आपको पता है दोस्तों, वहाँ की 70% आबादी मुसलमानों की थी, फिर भी ये नहीं सोच पाए कि मुसलमान किसकी तरफ जाएगा। इन्होंने कभी नहीं सोचा कि मुसलमान किसकी तरफ जाएगा। तो दोस्तों ये सब हो गया। इसके पहले एक छोटी सी घटना हम आपको बता देते हैं। इसके पहले की घटना आपको बता दें, शेख अब्दुल्ला का नाम आपको बताना जरूरी था, हम बीच में अभी याद आया शेख अब्दुल्ला के बारे में। दोस्तों आपको पता है शेख अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी आज भी है, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, अब्दुल्ला खानदान चल रहा है ना, तो शेख अब्दुल्ला के ये लोग, शेख अब्दुल्ला के पुत्र हैं फारूक अब्दुल्ला, और फारूक अब्दुल्ला के पुत्र हैं उमर अब्दुल्ला, जो भी चल रहे हैं। तो शेख अब्दुल्ला उस समय घाटी में सक्रिय थे और वह चाहते थे कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना रहे। तो ये हमने सोचा थोड़ा सा शेख अब्दुल्ला के बारे में बता दें आपको। और शेख अब्दुल्ला नेहरू के बहुत अच्छे मित्र भी थे, बहुत अच्छे मित्र थे। उन्होंने काफ़ी प्रयास किया था कि जम्मू कश्मीर भारत का अंग बन जाए और बना रहे। तो आपको पता है उनके कुछ कर्तव्यों को आप पढ़िएगा, बहुत ज़्यादा यहाँ बताने की आवश्यकता नहीं है। तो 2 नवंबर को जम्मू कश्मीर भारत के हाथ से लगभग निकल गया। अब युद्ध चल रहा है, और अब नेहरू एक गलती और कर देते हैं। 31 दिसंबर 1947 को ये चले जाते हैं यूएनओ, ये चले जाते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ चले जाते हैं, और मामला और भारत के हाथ से निकल गया। जबकि भारतीय सेना ने नेहरू जी से कहा था कि सर आप थोड़ा सा रुकिए, 2-3 महीने 4 महीने का मौका दीजिए, हम पूरा जम्मू कश्मीर खाली करवा देंगे। लेकिन नेहरू ने किसी की नहीं सुनी और भग के चले गए यूएनओ। जबकि नेहरू चाहते तो लाहौर पर भी कब्जा कर लेते। भारतीय सेना दोस्तों काफ़ी बड़ी थी, बहुत बड़ी थी, पाकिस्तान से तो बहुत बड़ी थी, चाहते तो बहुत कुछ हो जाता, लेकिन चले गए। और दुर्भाग्य देखिए दोस्तों, अमेरिका और ब्रिटेन ने भारत का विरोध किया, तब नेहरू के एक्चुअल में समझ में आया कि कितनी बड़ी हमसे भूल हो गई है। लेकिन तीर कमान से जब निकल गया तो लौट के नहीं आता है। अब दोस्तों 24 अप्रैल 1948 को एक घोषणा करता है यूएनओ कि ठीक है आप लोग युद्ध ना करिए, एक समझौता करिए। अब आगे क्या हुआ था हम आपको दोस्तों बताते हैं। इतना समझ में आया कि कैसे हिंदुस्तान के हाथ से निकल गया। अब दोस्तों अब हम लोग आगे आते हैं। डेट वाइज आप इसको लिखेंगे तो जम्मू कश्मीर आपको शायद बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, फिर दोस्तों यूएनओ ने
3 आदेश निकाला। यूएनओ ने 3 आदेश निकाला, और आदेश में क्या था थोड़ा सा हम आपको बता दें। यूएनओ ने कहा कि ऐसा है, LOC आप लाइन ऑफ कंट्रोल आप बनाइए। दूसरा क्लास था कि दूसरे क्लास में था कि दरअसल गलती मोहम्मद अली जिन्ना ने भी कर दिया। मोहम्मद अली जिन्ना ने वहाँ यूएनओ में जाके स्वीकार कर लिया, यूएनओ में जाके स्वीकार कर लिया कि हाँ पाकिस्तान की सेना ने इसमें सहयोग दिया है, पाकिस्तानियों ने जम्मू कश्मीर पर आक्रमण किया है। तो जो इसमें दूसरे क्लास में था, दूसरे क्लास में क्या किया गया, पहला तो ये हो गया कि आप इसको बनाइए लाइन ऑफ कंट्रोल, मतलब जहां पर युद्ध विराम समझौता होगा उसी को LOC कहते हैं। LOC आपने सुना होगा। और दूसरे में था कि चलो ठीक है, दूसरे में कहा गया कि जब पाकिस्तान की सेना वापस लौटेगी, पाकिस्तान के लोग जम्मू कश्मीर से वापस लौट के आएंगे और यूएनओ को बताएंगे, तब यूएनओ भारत को बताएगा और भारत फिर अपनी सेना पीछे करेगा और फिर उसके पश्चात जनमत संग्रह होगा। दोस्तों इतना बवाल था, इतना लंबा चौड़ा बवाल था, तो काहे को पाकिस्तान की सेना पीछे हटती, काहे को पाकिस्तानी लोग जम्मू कश्मीर से पीछे हटते, काहे को वहां पे जनमत संग्रह होता और काहे को वो भारत में शामिल होता। तो इतना जटिल बना दिया था उस समय की कुछ छोटी छोटी गलतियों ने। तो दोस्तों LOC के बारे में आपको पता होगा, लगभग 740 किलोमीटर की ये क्या है, नियंत्रण रेखा है। यहीं पर युद्ध विराम हुआ था और 31 दिसंबर 1948 को युद्ध विराम हो गया। 31 दिसंबर 1948 को युद्ध विराम हो गया। तो आपको पता है अक्टूबर में युद्ध शुरू हुआ था और 31 दिसंबर 1948 तक युद्ध विराम हो गया। और LOC वही LOC है जो हम लोग कभी कभी सुनते हैं। एक बार LOC कारगिल पिक्चर भी आई है। यहीं पर एक बात और क्लियर कर दें, कभी कभी आप LAC सुनते होंगे। LAC इसका मतलब होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि 4000 से ज्यादा की है, 4000 से ज्यादा है। ये भारत और चीन के बीच में है, ये भारत और चीन के बीच में है। ये 1962 में बनी थी दोस्तों LAC, इसको आप याद रखिएगा। और ये है LOC, कभी कभी पूछ लेता है LOC किसके बीच में है। LOC भारत और पाकिस्तान के बीच में है और LAC किसके बीच में है, भारत और चीन के बीच में है। आपको पता है भारत पे 1962 में चीन ने भी आक्रमण किया था। भारत पे सब आक्रमण करते हैं और आज भी कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं दोस्तों, इतना याद रखिएगा। तो दोस्तों इतना हम लोगों ने देख लिया। अब आगे हम लोग देखें तो अब आपने देखा कि ये सारी प्रॉब्लम हो गई। अब इतनी बड़ी प्रॉब्लम तो सॉल्व होने वाली नहीं थी। आपको पता है अभी कुछ दिन पहले वर्तमान सरकार ने 370-35A समाप्त कर दिया। हालांकि वह आज हम लोग नहीं पढ़ने चल रहे हैं, लेकिन काफी हद तक जम्मू कश्मीर क्या हुआ था, हमारे हाथ से निकल गया था। लेकिन 370 और 35A समाप्त हो गया और क्या हो गया है, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। तो काफी हद तक अब हमारे चंगुल में वो रहेगा। जम्मू कश्मीर के बारे में इतनी प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, वो लोग शामिल हो गए, ये सब जो हुआ होता रहा। अब जम्मू कश्मीर के 4 लोगों को भारतीय संविधान सभा में शामिल किया जाता है। वो लोग भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान करते हैं और फिर आपको पता है उनको 370 दे दिया जाता है। अब 370 के पीछे का तर्क है, उसमें हम लोग आज चर्चा करने वाले नहीं है। 35A उनको मिल जाता है। हिंदुस्तान का झंडा वहाँ लागू नहीं होता, हिंदुस्तान का राष्ट्रगान राष्ट्रगीत वहाँ लागू नहीं होता। बहुत चीज़ें वहाँ थी, वहाँ का अपना अलग संविधान था, बहुत चीज़ें वहाँ पे थी, तो वहाँ के बारे में हम लोग नहीं जाते हैं। जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन, जम्मू कश्मीर के बारे में आपको हम बता दिए, जम्मू कश्मीर कैसे भारत में शामिल हुआ। 26 अक्टूबर को हरि सिंह ने सिग्नेचर किया, 27 अक्टूबर को लॉर्ड माउंटबेटन ने सिग्नेचर किया, फिर भारतीय सेना जाती है। लेकिन गलती से नेहरू ने 2 गलती कर दी और 2 गलती के चलते जम्मू कश्मीर LOC हमने आपको बता दिया ना, LOC
LOC के उधर पाकिस्तान है और LOC के इधर भारत है। दोस्तों लगभग 2/3 जम्मू कश्मीर हमारे पास है और 1/3 जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के पास है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आते हैं हैदराबाद। जम्मू कश्मीर के बारे में इतनी जानकारी है, अब आप आइए हैदराबाद। हैदराबाद में क्या हुआ? हैदराबाद में दोस्तों 1 साल का समझौता हैदराबाद ने कर लिया था। 1 साल का समझौता हैदराबाद ने कर लिया था, लेकिन हैदराबाद में दोस्तों एक, अब क्या कहा जाए, इतना नरसंहार हुआ इस बीच में। जो रिपोर्टर हैं, रिपोर्टरों का ये कहना है कि लगभग 2 लाख लोग मारे गए थे। 2 लाख लोग। आपको पता है ऐसे नक्शा बनाया जाए, हैदराबाद रियासत दोस्तों ऐसे है लगभग, उसमें महाराष्ट्र का हिस्सा भी आता था, कर्नाटक का, आंध्रा का तो आता ही है, थोड़ा तमिलनाडु आता था, ये इधर थोड़ा सा वर्तमान छत्तीस, मतलब काफी लंबा चौड़ा हैदराबाद रियासत थी। और नीचे आ जाइए, ये सब ले लीजिए आप, ये पूरी हैदराबाद रियासत थी। अब आप कल्पना करिए कि पाकिस्तान कैसे आ जाएगा। एक पाकिस्तान यहाँ था और पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश वाला यहाँ था। अब आप बताइए पाकिस्तान कैसे आएगा भाई, जब भारत की ही नियंत्रण रेखा यहाँ पे है, इधर से है, तो हैदराबाद में कैसे आएंगे वो। लेकिन हैदराबाद के शासक को हमेशा पाकिस्तान से दोस्ती ही अच्छी लगती थी। लेकिन ठीक है, इन्होंने 1 साल का समझौता किया था और खूब कत्लेआम मचाया हैदराबाद में। अब बार बार सूचना आती थी किसके पास? सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास आती थी। वो बेचारे मन मार के रह जाते थे, लेकिन उन्होंने कहा चलो ठीक है, अब तो जम्मू कश्मीर के संबंध में जो गलतियां हो गई हैं, लेकिन हैदराबाद में हम ये गलती नहीं होने देंगे। तो थोड़ा सा आप जान लीजिए, हैदराबाद में दोस्तों रजाकार आपको नहीं पता होगा, और MIM एक दोस्तों पार्टी थी, इसका नाम है मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन, इस पार्टी का नाम है। और इसी के सांसद हैं हैदराबाद के अकबरुद्दीन ओवैसी, इसके सांसद हैं। आपको भी पता है आज भी ये पार्टी शामिल है। और 1927 के आसपास इसकी स्थापना हुई थी। 1927 के आसपास इसकी स्थापना हुई थी। तो दोस्तों इस पार्टी ने MIM, जिसके आज सांसद हैं आप जानते हैं अकबरुद्दीन ओवैसी, इसी पार्टी के सांसद हैं। और इसी पार्टी ने रजाकारों की फौज तैयार की थी। इसमें लगभग 1 लाख लोग शामिल थे। और इन लोगों ने दोस्तों लेकिन अब सब्र का बांध मेरे टूट गया। पटेल ने कहा बहुत हुआ, अब हम आते हैं। तो पटेल ने आदेश दिया 13 सितंबर को। अब 1 साल की अवधि तो बहुत लंबी लग रही थी। पटेल ने कहा कि चिंता ना करिए, अब हम सेना भेजते हैं। और 13 सितंबर 1948 को हैदराबाद में सेना क्या होती है, हैदराबाद में सेना पहुंच जाती है। और कह के भेजते हैं, पटेल जी कह के भेजते हैं, ऐसा है बहुत जल्दी निपटाना है, देर मत लगाना। तो सेना बोलती है ठीक है, ओके, परेशान न होइए, 5 दिन में निपटा देती है। 18 दिसंबर 1948 को निपटा के इसको भारत में शामिल कर लिया जाता है। 18 दिसंबर को क्या? 18 दिसंबर को भारत में शामिल हो गया हैदराबाद। अब दोस्तों इसका नाम आप याद कर लीजिए, इसको बोलते हैं ऑपरेशन पोलो। पोलो ऑपरेशन चलाया गया था। जम्मू कश्मीर में तो ऑपरेशन का नाम नहीं दिया गया था, लेकिन हैदराबाद के लिए ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। ये कभी कभी प्रश्न आता है। इतनी बातें आप लोगों ने देखा हैदराबाद के बारे में। हाँ, हैदराबाद के निजाम कभी कभी पूछ लेता है। उस्मान अली हैदराबाद के अंतिम नवाब थे। और ये क्या करते हैं, जब भारतीय सेना प्रवेश करती है हैदराबाद में तो फरार हो जाते हैं। कहाँ? पाकिस्तान। और पाकिस्तान में फरार होने के बाद चले जाते हैं कहाँ? यूएनओ। ये भी जाते हैं यूएनओ। तो यूएनओ पूछती है, यूएनओ जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल से पूछती है कि हैदराबाद में आपने क्या किया। बोले कुछ नहीं, वो तो पुलिस गई थी, थोड़ा सा दिक्कत थी, मारपीट हो गई थी, उसी को ठीक करने गई थी। तो हालांकि इसमें कुछ नहीं हुआ, भारत का अभिन्न अंग बन गया। अब दोस्तों आपको पता होगा, थोड़ा सा और आगे बता दें आपको हम कुछ और राज्यों के बारे में। आपको पता है कि अभी
पांडिचेरी, पांडिचेरी, यानम, यानम, यान्नम, पांडिचेरी, पांडिचेरी, करैकल, करैकल, यानम, यानम, और ये कलकत्ता के पास चंद्रनगर। दोस्तों ये अभी भी 5 कॉलोनियां किसके पास थी? अभी भी ये 5 कॉलोनियां फ्रांस के पास थी। तो 1954 में इसको फ्रांस से ले लिया जाता है। इसको भी आप याद रखिएगा। ये चंद्रनगर, यानम, पांडिचेरी, करैकल और सॉरी ये माहे है दोस्तों, ये माहे है, माहे, माहे जिसको आज मैयल बोलते हैं, केरला में है। तो आप 1954 याद रखिएगा। फ्रांस से, फ्रांस से कभी कभी प्रश्न आता है तो इसको याद रखिएगा कि यानम, पांडिचेरी, करैकल, माहे ये चारों हैं। ये चारों पांडिचेरी ही हैं, पांडिचेरी राज्य हैं, केंद्र शासित राज्य है ये। इसको 1954 में फ्रांस से लिया गया था। अब यही दोस्तों आपको हम बता दें, गोवा, 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 दमन, दीव, दादरा, नगर हवेली आपको पता है यहीं पे है। और ये 1961 में किससे लिया गया था? पुर्तगाल से, पुर्तगाल से ले लिया गया था। तो इतनी चीजें आपको राज्यों के एकीकरण में आपने देखा, राज्यों का एकीकरण हो जाता है दोस्तों। इतनी चीजें आपने देखा। अब हम लोग अगला पार्ट जो पढ़ेंगे वो संविधान से, अब प्योर संविधान पे आएंगे, प्रस्तावना देखेंगे। प्रस्तावना के बाद दोस्तों हम लोग संविधान के स्रोत देखेंगे। उसके बाद सीधा भाग 1 पे आ जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।